हेलो दोस्तों, मैं कमलेश यादव, आपका अपना यूट्यूब चैनल आगे डायरेक्ट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे थे ये पहले जो पढ़ा है हिंदी के अंतर्गत कारक पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट वीडियो है अपना क्रिया। ठीक है, क्रिया से संबंधित वीडियो बनाया है हमने। क्रिया के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या है क्रिया के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के द्वारा आपको दी जाएगी। इससे पहले अगर कारक का वीडियो हमने डाला था, किसी ने नहीं देखा हो तो वो इस वीडियो के अंतर्गत लिंक दे रखी है, वहाँ से आप कारक की वीडियो के बारे में यहाँ देख सकते हैं वहाँ जा कर के। तो हम अब पढ़ेंगे क्रिया। ठीक है, क्रिया मतलब वर्ब, इसको बोलेंगे इंग्लिश में हम कह सकते हैं वर्ब। क्रिया का सामान्य अर्थ है करना। ठीक है, सामान्य अर्थ हो जाएगा करना। मतलब कोई वाक्य है, ठीक है, वाक्य क्रिया के बिना अपूर्ण है, वो पूर्ण नहीं कहलाएगा। वाक्य के अंतर्गत क्रिया होगी तो वो वाक्य पूर्ण कहलाएगा, नहीं तो क्रिया के बिना वाक्य अपूर्ण है। ठीक है, तो वाक्य के अंतर्गत क्रिया होना एक जरूरी है। ठीक है, और किसी वाक्य में कोई वाक्य है, उस वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म तथा काल ये तीनों है, इसकी जानकारी भी हम क्रिया के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। मतलब क्रिया है वाक्य के अंतर्गत, तो उस क्रिया के माध्यम से ही उसमें कर्ता क्या है, कर्म क्या है, काल क्या है, वो जानकारी हम जो भी प्राप्त करेंगे वो किसके द्वारा प्राप्त करेंगे, क्रिया के द्वारा। मतलब वाक्य के अंतर्गत क्रिया एक मुख्य होता है। ठीक है, तो क्रिया की परिभाषा देखेंगे कि क्रिया कहते किसे हैं। ठीक है, जिस शब्द से किसी कार्य के करने, मतलब वाक्य के अंतर्गत जो शब्द हैं उस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। मतलब वो वाक्य हैं, वाक्य के अंतर्गत जो शब्द हैं उस शब्द के माध्यम से हमें ये पता पड़ रहा है कि कार्य हो रहा है या कार्य होने का बोध हो रहा है, वही क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो क्रिया की परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि वाक्य के अंतर्गत जो शब्द है उस शब्द से हमें ये मालूम पड़ रहा है कि इस शब्द के अंतर्गत कार्य हो रहा है या कार्य होने का जो बोध हो रहा है हमें मालूम पड़ रहा है, वो जिस शब्द से मालूम पड़ रहा है वो शब्द क्या कहलाएगी, हमारी क्रिया कहलाएगी। ठीक है, क्रिया मतलब शब्द है। ठीक है, हिंदी के अंतर्गत जो शब्द है, जिस शब्द के पीछे ना शब्द जोड़ा हुआ है वो हमारी क्या कहलाएगी, क्रिया कहलाएगी। ठीक है, और क्रिया का जो मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप है, हम उसे कहेंगे धातु। जैसे हमने संस्कृत भाषा के अंतर्गत देखेंगे धातु है, इसको सीधा मतलब जो धातु है वही क्रिया कहलाती है संस्कृत के अंतर्गत। लेकिन हिंदी के अंतर्गत उस धातु जो संस्कृत मतलब धातु है, जैसे हमने ले लिया पढ़ क्या है, धातु है, उस पढ़ के पीछे हमने अगर ना शब्द लगा दिया तो ना लगने से वो शब्द बन जाएगा, वो पूरा बन जाएगा पढ़ना। मतलब वो पढ़ना क्या कहलाएगी, क्रिया कहलाएगी। हिंदी के अंतर्गत वो क्रियापद कहलाएगा पढ़ना, और उसके अंतर्गत जो पढ़ शब्द है वो उसका जो मूल रूप है, उस क्रियापद का मूल रूप पढ़ क्या है, धातु, वो उसका धातु कहलाएगा क्रिया का। ठीक है, तो क्रिया का जो धातु मतलब मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। उस धातु के पीछे ना शब्द जोड़ने से क्रिया बनेगी। क्रिया की परिभाषा देख ली थी, अब क्रिया के भेद देखेंगे। ठीक है, क्रिया के भेद के अंतर्गत कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भाग होंगे, सकर्मक क्रिया ट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया इंट्रांसिटिव वर्ब। फिर सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, तो क्रिया के सामान्य भेद कर्म के आधार पर दो हो जाएंगे, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक के फिर दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर हम देखेंगे कि क्रिया के भेद कितने हैं। संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद दे रखे, 5। ठीक है, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं, 5। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया।
इस तरह से ये संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। कौन कौन सी? संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। इस तरह से ये संरचना के 5 भेद हो गए। उसी तरह से काल के आधार पर भी क्रिया के 3 भेद हैं, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। ये काल के आधार पर 3 भेद हो गए। तो मुख्य रूप से क्रिया के भेद हो गए 3। कौन कौन से? कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर, काल के आधार पर। इन तीनों के भी अलग अलग भेद हैं, जिसके बारे में हम डिटेल से आगे देखेंगे कि उनकी परिभाषा क्या है। सकर्मक क्रिया है तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, मतलब उसमें कर्म रहेगा तो किस तरह से हम उसकी पहचान कर पाएंगे, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। क्रिया के भेद हमने देखे थे, उसमें से पहला भेद है अपना कर्म के आधार पर। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्यतः 2 भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्यतः 2 भेद हैं। पहला भेद है उसमें सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मतलब स मतलब सहित, स का अर्थ स मतलब सहित, यानी क्रिया के साथ या क्रिया के साथ क्या? कर्म के साथ। अतः सकर्मक का अर्थ क्या हो जाएगा? कर्म के साथ। परिभाषा क्या होगी? जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। मतलब वाक्य के अंतर्गत कर्ता है, उस पर जो क्रिया का फल है उस कर्ता को छोड़ करके उसका फल किस पर पड़ रहा हो? कर्म पर पड़ रहा हो, तो वहां पर वो क्रिया कहलाएगी। कैसी क्रिया कहलाएगी? सकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है, यहाँ पर एक वाक्य है, बच्चा चित्र बना रहा है। इस वाक्य के अंतर्गत बच्चा क्या है? कर्ता है। ठीक है, उस कर्ता यहाँ पर बच्चा हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चा क्या बना रहा है? तो बच्चा चित्र बना रहा है। मतलब जो फल है, जो क्रिया का फल है, वो किस पर पड़ रहा है? चित्र पर पड़ रहा है। मतलब यहाँ पर चित्र क्या हो जाएगा? कर्म। मतलब इस वाक्य में ये वाक्य कैसा कहलाएगा? सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कहलाएगा। मतलब इस वाक्य के अंतर्गत कर्म है, इसलिए ये वाक्य कैसा कहलाएगा? सकर्मक। और क्रिया कहें तो सकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे दूसरा वाक्य देख लेंगे हम, राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें भी राम क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। राम से हम अगर प्रश्न करेंगे कि राम क्या पढ़ता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, क्या पढ़ता है? पुस्तक। मतलब पुस्तक पढ़ रहा है, वो पुस्तक क्या है? कर्म है। ठीक है, तो ये भी सकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो कर्म के आधार पर सकर्मक, ये पहला भेद हो गया। फिर इस सकर्मक के 2 भेद हैं, जिसका पहला भेद है एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया मतलब जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब वाक्य के अंतर्गत कर्म एक ही दे रखा है तो वहां पर एक कर्म का, जैसे हमने देखा माँ पढ़ रही है, माँ पढ़ रही है, मतलब इस वाक्य के अंतर्गत कर्म एक ही हो रहा है। माँ क्या काम कर रही है? पढ़ने का काम कर रही है, एक ही कर्म कर रही है। मतलब ये क्रिया कैसे हो जाएगी? एक कर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, एक कर्मक क्रिया होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे द्विकर्मक। एक कर्मक के बाद अपना नेक्स्ट भेद है एक द्विकर्मक। सकर्मक का ये दूसरा भेद है द्विकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के साथ 2 कर्म प्रयुक्त हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। एक कर्मक वाक्य में एक कर्म दे रखा है, मतलब एक कर्मक हो जाएगा। वाक्य में 2 कर्म हो रहे हैं, मतलब क्रिया के साथ 2 कर्म प्रयुक्त हो रहे हैं, तो वहां पर द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। ठीक है, अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे। अब यहाँ पर अध्यापक हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा? करता होगी छात्रों को। ठीक है, एक कर्म तो ये हो गया, दूसरा कर्म क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पर ये 2 कर्म हो जाएंगे, जिस कारण से इसको हम द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है,
प्रश्न करेंगे हम। अध्यापक मतलब अध्यापक क्या सिखा रहे हैं, तो कंप्यूटर एक कर्म हो गया। किसको सिखा रहे हैं, मतलब छात्र को सिखा रहे हैं या छात्र सीख रहे हैं, ठीक है। तो वो उस तरह से दो कर्म होने के कारण ये द्विकर्मक हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर हमने दो भेद देखे थे, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक देख लिए, सकर्मक के भी दो भेद थे, एक कर्मक द्विकर्मक। अब अकर्मक क्रिया देख रहे। जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो क्रिया अकर्मक होती है, ठीक है। मतलब वाक्य के अंतर्गत जो क्रिया है इसका फल है वो सीधा कहाँ पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा, न कि कर्म पर। अगर कर्म पर पड़ता है क्रिया का फल तो वो सकर्मक हो जाएगी, लेकिन इसमें फल है वो कर्म पर न पड़ करके किस पर पड़ेगी, कर्ता पे पड़ेगी। मतलब कर्ता पर पड़ने के कारण ये क्रिया कैसी कहलाएगी, ये वाक्य अकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे आशा सोती है, आशा सोती है, ठीक है। यहाँ पर आशा सो रही सीधा संबंध है क्रिया के साथ, मतलब ये अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई कर्म नहीं है, ठीक है। जो फल पड़ रहा है वो सीधा कर्ता के साथ है, ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया के दोनों भेद हो गए, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अब संरचना के आधार पर हम क्रिया के भेद देखेंगे, ठीक है। संरचना मतलब वाक्य में जो क्रिया का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, वो कहाँ पर किया जा रहा है या किस रूप में किया जा रहा है या किस आधार पर किया जा रहा है, उसके आधार पर देखेंगे। तो उसके आधार पर, संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं, इसके 5 प्रकार हैं, ठीक है। कौन कौन से 5 प्रकार है वो हम एक एक देखेंगे, जिसमें से पहला है अपना संयुक्त क्रिया, ठीक है। फर्स्ट है संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो, जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो, जैसे वाक्य है अपना अतिथि आने पर स्वागत करो, ठीक है। यहाँ पर संयुक्त क्रिया की बात हो रही है, ठीक है। तो इस वाक्य में जो आने पर मतलब ये मुख्य है, ठीक है। संयुक्त क्रिया में होगा एक तो मुख्य क्रिया होगी, एक और एक सहायक क्रिया होगी। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है, आने पर, ठीक है, और उसकी सहायक क्रिया करो, वो सहायक क्रिया होगी वो करो। मतलब यहाँ पर दो क्रिया हैं, आने और करो, ये दो क्रिया होने के कारण यहाँ पर ये संयुक्त क्रिया कहलाती है, ठीक है। मुख्य क्रिया क्या होगी, आने पर, मतलब अतिथि आए उसके बाद उसका स्वागत करने की बात हो रही है, मतलब दो क्रियाएं होने के कारण ये संयुक्त क्रिया कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे दूसरा भेद, संरचना के आधार पर ही नाम धातु क्रियाएं। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनती हैं वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। नाम धातु क्रियाएं किससे बनती हैं, यहाँ पे संज्ञा शब्द होगा या सर्वनाम शब्द होगा, विशेषण शब्द, मतलब इन शब्दों के योग से नाम धातु क्रियाएं बनेगी। जैसे हाथ क्या है, एक संज्ञा है, ठीक है। हाथ से बना हथिया, तो वो क्या होगा, नाम धातु, ठीक है। और उससे हम क्रिया बनाएंगे हथियाना, तो वो नाम धातु क्रिया कहलाएगी, ठीक है। वाक्य है जैसे नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया, नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया, ये नाम धातु क्रिया हो जाएगी, ठीक है। मतलब संज्ञा से नाम धातु क्रिया बनी है, जिस कारण से ये नाम धातु क्रिया कहलाएगी, ठीक है। नाम धातु क्रिया के बाद नेक्स्ट है अपनी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मतलब वाक्य के अंतर्गत कर्ता रहेगा, वो कार्य कर रहा है, उस कार्य का संपादन वो स्वयं न करके किसी दूसरे से करवा रहा है या किसी दूसरे को प्रेरित कर रहा है उस कार्य को करने के लिए, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। जैसे यहाँ पर एक वाक्य है,
सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। ठीक है, यहाँ पर सरपंच क्या है, करता है। ठीक है, अब उसने गांव में क्या करवाया है, तालाब बनवाया है। मतलब उस तालाब को सरपंच स्वयं, मतलब सरपंच क्या है, करता है। उस तो कर्ता स्वयं ने वो कार्य न करके उसने क्या किया है, प्रेरणा मतलब किसी दूसरे से बनवाया है, जिस कारण से ये कैसी क्रिया कहलाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। उसी तरह से एक और उदाहरण देख लेते हैं। केशव ने मोहन से पत्र लिखवाया। अब केशव है वो करता है, वो कार्य स्वयं न करके किसी और से करवा रहा है। मतलब मोहन से वो क्या करवा रहा है, पत्र लिखवा रहा है। यहाँ मतलब यहाँ पर बनवाया और ये लिखवाया, ये क्या है, प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है, समझ में आ तो रहा है ना कि प्रेरणार्थक क्रिया मतलब कर्ता जो होगा स्वयं वो कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाएगा, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया के बाद नेक्स्ट है अपने पूर्वकालिक क्रिया। जब वाक्य में एक क्रिया समाप्त हो जाने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, तब पहले समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, वाक्य है, वाक्य के अंतर्गत एक क्रिया हो रही है, उस क्रिया के समाप्त हो जाने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो रही है, तो जो पहले वाली समाप्त हुई है क्रिया, उस क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया समझ में आ गई। मतलब पहली जो क्रिया समाप्त हो रही है उसके बाद दूसरी क्रिया स्टार्ट हो रही है, मतलब प्रारंभ हो रही है, तो जो पहले वाली समाप्त हुई उस क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, और जो पूर्वकालिक क्रिया होती है, इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है। मूल धातु, ठीक है, मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जाता है। क्रिया कैसे, सामान्य क्रिया है, उसमें हमने कर लगा दिया मूल धातु के साथ। ठीक है, पहले बता दिया था कि हिंदी के अंतर्गत जो क्रिया है, क्रियापद का मूल रूप है, उसे हम बोलेंगे धातु। ठीक है, जैसे हमने पढ़ना बोला था, तो पढ़ क्या है, मूल है, मूल धातु है वो, उसके साथ क्रिया शब्द नाच शब्द जोड़ने से वो पूरा शब्द बन जाता है पढ़ना, तो वो क्रियापद कहलाता है। ठीक, उसी तरह से जो मूल धातु है उसके साथ कर शब्द लगाने पर वो पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। ठीक है, जैसे वह खाना खाकर सो गया, वह खाना खाकर सो गया। ठीक है, वह खाना खाकर सो गया। अब खाना खाकर मतलब ये यहाँ पर कर शब्द जुड़ा है। ठीक है, एक क्रिया ये हो गई, ये क्रिया करके खाना उसने खा लिया, वो खाना खा करके वो सो गया, दो क्रियाएं हो रही है। मतलब ये पहले वाली समाप्त होने वाली क्रिया के साथ कर शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह खेल कर घर आ गया, मतलब वहां पर उसने खेलना जो क्रिया की, उस क्रिया को समाप्त करके फिर वह घर आया, दूसरी क्रिया यहाँ पर प्रारंभ की, मतलब पहले वाली क्रिया समाप्त हो गई, तो वो कैसी क्रिया कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, पूर्वकालिक क्रियाओं में क्या है, जो मूल धातु है उसके साथ कर शब्द जुड़ता है। ठीक है, तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया का एक और दूसरा रूप भी है, तत्कालिक क्रिया भी होती है। मतलब जो क्रिया समाप्त हो रही है उसके तुरंत बाद, तत्कालिक क्रिया मतलब पहले क्रिया जो समाप्त हो रही है उसके तुरंत बाद दूसरी क्रिया स्टार्ट हो रही है, प्रारंभ हो रही है, तो वो तत्कालिक क्रिया कहलाती है। उस तत्कालिक क्रिया में क्या होती है कि एक क्रिया के समाप्त हो जाने के बाद तत्काल तुरंत दूसरी क्रिया घटित होती है, और उसके धातु के साथ में ते शब्द, धातु प्लस ते शब्द जोड़ जाने से जो क्रिया का निर्माण होता है वो पूर्वकालिक क्रिया भी आती है। जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गए, पुलिस के आते ही चोर भाग गया। ठीक है, तो यहाँ पर आते ही ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है, इसके बाद भाग गया वो क्रिया है, मुख्य क्रिया। ठीक है, तो आते ही वो क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक जो
तत्कालिक क्रिया का एक मतलब पूर्वकालिक का ही दूसरा रूप है तत्कालिक क्रिया, जिसको मतलब पहली घटना घटित होने के तुरंत दूसरी घटना प्रारंभ होती है तो वो तत्कालिक क्रिया कहलाएगी। वो पूर्वकालिक का ही एक रूप है। इसके बाद संरचना के आधार पर अंतिम भेद है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया, क्रिया शब्दों में जोड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया शब्दों में जोड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं तथा कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। ठीक है। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। अब क्रिया शब्द के साथ कृत प्रत्यय जुड़ेगा, उन प्रत्ययों के योग से जो शब्द बनते हैं उन शब्दों को तो कृदंत कहेंगे। उन शब्दों के अंत में जो प्रत्यय के योग से मतलब कृदंत शब्द बना उसके साथ प्रत्यय जुड़ेगा, उस प्रत्यय के जोड़ने के बाद वो क्रिया बनेगी, उस क्रिया को हम कहेंगे कृदंत क्रिया कहेंगे। जैसे क्रिया है चल। अब चल एक धातु है, ठीक है, उसके साथ चलना और चलता चलकर ये क्या बना कृदंत क्रिया बनी। ठीक है। लिखे लिखना लिखता लिखकर ये क्रियाएं बनी। ठीक है। इस तरह से क्रिया चल हो गया, चल से चलना, चलता चलकर, लिखे तो लिखना लिखता लिखकर, मतलब ये कृदंत क्रिया, मतलब इनके साथ में ये प्रत्यय जुड़े और इनके जुड़ने से जो क्रिया बनी वो कृदंत क्रिया कहलाती है। ठीक है। संरचना के आधार पर क्रिया का भेद हो गया है। ठीक है। तो अब अपना नेक्स्ट भाग है काल के आधार पर क्रिया का भेद। काल के आधार पर मतलब जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के कितने भेद है? 3 भेद हैं। पहला भेद है अपना भूतकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है वह भूतकालिक क्रिया कहलाती है। मतलब क्रिया जो वाक्य में कार्य हुआ और उस क्रिया के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि जो कार्य संपन्न हुआ वो भूतकाल में हुआ, मतलब गए हुए समय में संपन्न हो चुका, तो उस क्रिया को हम भूतकालिक क्रिया कहेंगे। जैसे वह विदेश चला गया, मतलब भूतकाल की बात हो रही है कि वह विदेश चला गया, मतलब पहले की बात हो रही है, भूत की बात हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी? भूतकालिक क्रिया। उसने बहुत सुंदर बहुत मधुर गीत गाया, ठीक है, मतलब गीत गाया, मतलब उसने भूतकाल समय में मतलब गए हुए समय में उसने गीत गाया था, तो ये क्रिया कैसी कहलाएगी? भूतकालिक क्रिया कहलाएगी काल के आधार पर। ठीक है। काल के आधार पर दूसरा भेद है वर्तमान कालिक क्रिया। दूसरा भेद हो जाएगा अपना वर्तमान कालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। वर्तमान समय में मतलब जो समय चल रहा है उस समय में जो कार्य हो रहा है वो क्रिया के द्वारा हमें पता चल रहा है, तो वो वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गीता हॉकी खेल रही है, मतलब गीता हॉकी खेल रही है, मतलब इस समय में वर्तमान समय में जो समय चल रहा है उस समय में गीता क्या कर रही है? हॉकी खेल रही है, मतलब जो क्रिया हो रही है वो वर्तमान समय में प्रेजेंट समय में हो रही है, जिस कारण से वो क्रिया कैसी कहलाएगी? वर्तमान कालिक क्रिया कहलाएगी। विमल पुस्तक पढ़ रहा है, मतलब विमल क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, अभी वर्तमान समय में कार्य को वो कर रहा है, जिस कारण से वो वर्तमान कालिक क्रिया कहलाएगी। ये काल के आधार पर दूसरा भेद था। पहला भूतकालिक क्रिया, दूसरा है अपना वर्तमान कालिक क्रिया, और अंतिम भेद है काल के आधार पर भविष्यकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है उसे भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। मतलब जो क्रिया के रूप से हमें जो कार्य संपन्न होगा वो कब होगा? आने वाले समय में होगा, तो वो
क्रिया कहलाएगी, भविष्यकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी। गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, मतलब गार्गी न तो अभी कश्मीर गई है न अभी जा रही है, मतलब जाएगी, मतलब आने वाले समय में वो कश्मीर जाएगी, मतलब भविष्य की बात हो रही है, भविष्य काल की बात हो रही है, मतलब वो क्रिया कैसी है, भविष्यकालिक क्रिया है। दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा, मतलब दिनेश ने अभी निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया नहीं है। लेगा मतलब भविष्य की बात हो रही है, तो वो क्रिया कैसे होगी, भविष्यकालिक क्रिया होगी। तो इस तरह से अपना क्रिया टॉपिक हिंदी के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो इस तरह से पूर्ण होता है। ठीक है, तो आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को कोई अगर नया देख रहा है तो हमारा यूट्यूब चैनल आगे डायरेक्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। आप सबका धन्यवाद।